वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेट सेट लाइफ साइंस यूनिट 13 का पार्ट है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम आसानी से प्रोटीन का एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन की स्टडी करने के लिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को काम में लिया जाता है। एंजाइमेटिक एसे करना हो, इम्यूनो प्यूरिफिकेशन करना हो, इसके लिए भी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक काम में ली जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी ये एक टाइप का कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। सो इट इज अ टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसके प्रिंसिपल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमने इससे पहले जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को भी डिटेल में डिस्कस किया है। इन सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। सो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इट इज अ फॉर्म ऑफ अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का भी एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो मोबाइल फेज होती है लिक्विड होती है एंड सॉलिड रेजिन हमारी स्टेशनरी फेज होती है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंटरैक्शन यहाँ पर स्टेशनरी फेज एंड एनालाइट के बीच में जो इंटरैक्शन होता है स्पेसिफिक इंटरैक्शन होता है, जैसे कि एक एंटीबॉडी का अपने एंटीजन के साथ में इंटरैक्शन होता है या एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ में इंटरैक्शन होता है। तो यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज होती है, जो कि सॉलिड रेजिन बीड्स हम काम में लेते हैं, ये रेजिन बीड्स हाईली स्पेसिफाई इंटरैक्शन दिखाते हैं एनालाइट के साथ में। बच्चों, एनालाइट टर्म हम उस कंपोनेंट के लिए, उस मॉलिक्यूल के लिए काम में लेते हैं। हमारा डिजायर्ड कंपोनेंट होता है जिसको हम आइसोलेट करके प्यूरिफाई फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं ताकि फर्दर उसका डिटेल में एनालिसिस किया जा सके। सो इन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी विच इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंटरैक्शन, but these specific interactions किस टाइप के होते हैं? ये इंटरैक्शन इज हाईली स्पेसिफाइड होते हैं, जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में इंटरैक्शन होता है, या एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ में होता है, या लिगेंड का अपने सबस्ट्रेट के साथ में होता है। ठीक है, सो इंटरैक्शन इज हाईली स्पेसिफाइड एंड रिवर्सिबल। ये आपको ध्यान में रखना है। इंटरैक्शन कैसा होता है? स्पेसिफाइड तो होता है लेकिन इंटरैक्शन रिवर्सिबल होता है। जैसे सपोज ये हमारे कॉलम में रेजिन बीड्स है, ये कोई रेजिन बीड है, इसके ऊपर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच है जो कि डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स जो सैंपल मिक्सचर के साथ में हम कॉलम में लोड करेंगे, उनमें से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, एक ही कंपोनेंट ऐसा होगा जो कि इस रेजिन बीड के साथ में हाईली स्पेसिफाइड इंटरैक्शन रखेगा। ठीक है, और ये जो हमारा एनालाइट होगा, ये एनालाइट रेजिन बीड के साथ में स्पेसिफिक इंटरैक्शन के द्वारा बाउंड हो जाएगा। ठीक है, अदर एनालाइट्स यहाँ पर बाउंड नहीं होंगे। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी में ओनली एनालाइट रिटेन करता है। ठीक है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में बच्चों हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जस्ट सपोज हमारे पास में कोई नेगेटिव हमारे आयंस वाले रेजिन बीड्स है, ठीक है, जिनको हम केटायन एक्सचेंजर कहते हैं, और कोई +1 आयन है, +2 हमारे पास में मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जस्ट सपोज एनालाइट है +2
M+2 ये हमारा एनालाइट है, लेकिन कैटायन एक्सचेंजर के साथ में +1 एनालाइट भी रिटेन होगा, ठीक है, एंड +2 एनालाइट भी रिटेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा M+1 मॉलिक्यूल था ये हमको नहीं चाहिए, लेकिन ये कॉलम में रिटेन कर रहा है। लेकिन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में ओनली एनालाइट रिटेन करता है, ठीक है, ओनली एनालाइट रिटेन इन दी कॉलम, ठीक है, कॉलम में एनालाइट ही रिटेन करता है। और इसका रीज़न ये है कि ये जो हमारे रेजिन बीड्स होते हैं, ये रेजिन बीड्स के ऊपर कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लिगेंड होता है जो कि एनालाइट के साथ में हाईली स्पेसिफाइड इंटरैक्शन दिखाता है, और इसके कारण जो एनालाइट होता है वो कॉलम में रिटेन हो जाता है, एंड अदर मॉलिक्यूल्स ये इमीडिएटली बफर के साथ में इल्यूट आउट हो जाते हैं, ठीक है, ये बाहर निकल जाते हैं। तो एक ये सिंपल सा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है। अब हम डिटेल में एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ओनली डिजायर्ड एनालाइट इज रिटेन्ड इन दी कॉलम। ये एक इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि सिर्फ डिजायर्ड एनालाइट ही कॉलम में रिटेन्ड होगा, ठीक है, एंड ऑल अदर इम्प्यूरिटीज इल्यूट आउट इन वॉइड वॉल्यूम। वॉइड वॉल्यूम के साथ में अदर जो इम्प्यूरिटीज होती है, जो भी कंपोनेंट हमें नहीं चाहिए सैंपल में, वो सारी इम्प्यूरिटीज होती है, और जो हमारा डिजायर्ड मॉलिक्यूल होता है वो हमारा एनालाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये डायग्राम दे रखा है या पिक्चर है, इस पिक्चर के थ्रू हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को अच्छे से समझते हैं, देन हम इसके प्रिंसिपल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। एक स्लाइड के द्वारा हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर कॉलम दिखा रखा है, कॉलम को हमने फिल किया है अपने डिजायर्ड रेजिन बीड्स के साथ में। कॉलम में रेजिन बीड्स हमने कौन से काम में लेने हैं, ये डिपेंड करता है हमारे एनालाइट पर। एनालाइट की नेचर हमारे को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने कॉलम में रेजिन बीड्स को हमने फिल किया। रेजिन बीड्स के ऊपर हम कोई लिगेंड को अटैच कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा था कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम फंक्शनल ग्रुप को अटैच करते हैं जिसके पास में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो हमारे रेजिन बीड्स होते हैं, इनके ऊपर स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन के लिए हम लिगेंड को अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिखा रखा है, ये हमारे लिगेंड एसोसिएटेड रेजिन बीड्स हैं, ठीक है। एंड लिगेंड हम इस तरह से अटैच करते हैं, एसोसिएट करते हैं कि इनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो टारगेट मॉलिक्यूल्स मीन्स हमारा जो टारगेट प्रोटीन है उसके लिए एक्सपोज्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिगेंड को अटैच कर दिया, हमने अपने रेजिन बीड्स को तैयार किया। मार्केट में प्रिपेयर्ड रेजिन बीड्स आपको मिल जाते हैं। लिगेंड जो है कौन सा हमने लगाना है ये डिपेंड करता है हमारे एनालाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट सपोज हमारे को जीएसटी टैग्ड प्रोटीन को सेपरेट करना है, ठीक है। जीएसटी टैग्ड प्रोटीन हमारा टारगेट प्रोटीन है, ठीक है, ये हमारा टारगेट प्रोटीन है। तो यहाँ पर जीएसटी टैग प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए हम ग्लूटाथियोन को काम में लेंगे। ग्लूटाथियोन ये हमारा हो जाएगा लिगेंड, ठीक है। सो लिगेंड हमने कौन सा काम में लेना है, इट्स डिपेंड्स ऑन एनालाइट।
क्लियर हो गया। तो ये हमारा है सैंपल दिखा रखा है, ये हमारा सैंपल है। अपने कॉलम को हमने तैयार कर लिया जिसमें ग्लूटाथियोन एज ए लिगेंड है और रेजिन बीड से कॉलम को हमने फिल कर लिया है। देन अब हम सैंपल को लोड कर रहे हैं। सैंपल को लोड करने के बाद में क्या होगा, ग्लूटाथियोन की इंटरैक्शन होती है, इसकी एफिनिटी होती है जीएसटी टैग्ड प्रोटीन के लिए। तो जीएसटी टैग्ड प्रोटीन, ओनली जीएसटी टैग्ड प्रोटीन इस लिगेंड के साथ में एसोसिएट हो जाएंगे, अपना इंटरैक्शन दिखाएंगे और ये कॉलम में रिटेन करेंगे। ठीक है, यहाँ जो ब्लू से दिखा रखा है ये हमारा टारगेट प्रोटीन है, जो इस केस में हमने एग्जांपल लिया है जीएसटी टैग्ड प्रोटीन का। अदर जितने भी सैंपल में इम्प्योरिटीज हैं, ये सारी इम्प्योरिटीज वॉइड वॉल्यूम में निकल जाएंगी। ध्यान रखना है, वॉइड वॉल्यूम। वॉइड वॉल्यूम क्या होता है, बफर का ऐसा वॉल्यूम जो कि रेजिन बीड्स के चारों तरफ मिलता है, रेजिन बीड से इंटरेक्ट नहीं करता। ठीक है, उसके साथ ही ये जो हमारी इम्प्योरिटीज है ये वॉश आउट हो जाएंगी। ठीक, क्लियर है। एंड देन जो हमारे रिटेन प्रोटीन है, जिस प्रोटीन ने यहाँ पर रिटेन किया हुआ है, ये जो हमारा रिटेन प्रोटीन है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इल्यूट आउट करेंगे। ठीक है, इसको हमने बाहर निकालना है। अब इसके इल्यूशन के लिए क्या करते हैं, हम जो इल्यूशन बफर काम में लेते हैं वो इल्यूशन बफर की पीएच चेंज कर सकते हैं, उसके आयनिक स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम जो इल्यूशन बफर यहाँ पर काम में लेंगे वो इल्यूशन बफर में कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि इस प्रोटीन के साथ में कंपटीशन करेगा। तो इस तरह से हमारे जो रिटेन प्रोटीन्स होते हैं इसको हम कॉलम से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है इसका कि हम ऐसे रेजिन बीड्स काम में लेते हैं एज ए स्टेशनरी फेज जिसके पास में कोई लिगेंड एसोसिएटेड होता है। लिगेंड हाईली स्पेसिफाइड इंटरैक्शन दिखाता है अपने एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए। जैसे सपोज यहाँ पर हमने ग्लूटाथियोन लिया है जिसका इंटरैक्शन जीएसटी टैग प्रोटीन के लिए होता है। तो ग्लूटाथियोन के साथ में सिर्फ वही प्रोटीन बाइंड होंगे जो कि ग्लूटाथियोन के साथ, जिसके साथ में ग्लूटाथियोन का इंटरैक्शन होगा। अदर जो प्रोटीन्स हैं जिनको हम इम्प्योरिटीज कहते हैं, जैसे ही हम सैंपल में लोड करेंगे, इल्यूशन बफर अपना डालेंगे, तो क्या होगा, ये वॉश आउट हो जाएंगे और इम्प्योरिटीज वॉइड वॉल्यूम के साथ ही बाहर की तरफ निकल जाएंगी। ठीक है, इनका इल्यूशन हो जाएगा। हमारे प्रोटीन कॉलम में रिटेन हो गया है। ठीक है, अब इस रिटेन प्रोटीन को भी हमने सेपरेट करना है। रिटेन प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए हम इल्यूशन बफर, उसकी आयनिक स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, उसके पीएच को चेंज कर सकते हैं, या फिर हम इल्यूशन बफर में कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा जो रिटेन डिजायर प्रोटीन था वो प्रोटीन अब हम बीकर में उसको भी कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है कि इस तरह से जो हमारा एनालाइट कलेक्ट होता है वो हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरह से कलेक्टेड प्रोटीन को हम डीसॉल्टिंग करके और ज़्यादा इसके साथ में कुछ भी कंटामिनेंट्स अगर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है ये जो रेड डॉट्स हैं, इसकी फॉर्म में कंटामिनेंट्स दिखा रखे हैं। अगर कोई कंटामिनेंट्स, कोई इम्प्योरिटीज रह जाती है तो हम डीसॉल्टिंग कराते हैं एंड डीसॉल्टिंग करके हम अपने प्रोटीन्स को, अपने डिजायर्ड टारगेट प्रोटीन्स को हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम डीसॉल्टिंग प्रोसेस के द्वारा अपने डिजायर्ड प्रोटीन, टारगेट प्रोटीन को हाईली प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर जो हमारी स्टेशनरी फेज होती है, स्टेशनरी फेज ये बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ सपोर्टिंग मैट्रिक्स
जिसके ऊपर हम एक लिगेंड को कोवेलेंटली अटैच कर देते हैं, ऑन विच लिगेंड इज एसोसिएटेड कोवेलेंटली। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपसे क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। कोवेलेंटली हमारा लिगेंड रेजिन मैट्रिक्स के ऊपर अटैच होता है। जस्ट सपोज हमने कोई डेक्स्ट्रीन का मैट्रिक्स लिया और इसके ऊपर हमने अपना लिगेंड को हम एसोसिएट करेंगे। अगर हमने कोई स्पेसिफिक एंटीजन को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम एंटीबॉडी काम में लेंगे, ठीक है, या किसी एंजाइम के लिए कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो जो भी हमारा एनालाइट होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारे लिगेंड की चॉइस। सो लिगेंड इज एसोसिएटेड कोवेलेंटली इन सच अ वे that the reactive group, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, reactive groups that are essential for binding of the target molecules are exposed, ठीक है। लिगेंड का रिएक्टिव ग्रुप जो कि मॉलिक्यूल्स के साथ में बाइंड करने के लिए जरूरी होता है, वो टारगेट मॉलिक्यूल के लिए एक्सपोज्ड हो। इस तरह से हम अपनी स्टेशनरी फेज पर रेजिन मैट्रिक्स के ऊपर लिगेंड को हम अटैच करते हैं। तो इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी में एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन होता है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन होता है बिटवीन द लिगेंड एंड एनालाइट। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं एंजाइम का अपने सबस्ट्रेट के साथ में, एंटीबॉडी का अपने एंटीजन के साथ में, या लिगेंड का अपने एनालाइट के साथ में। तो इस तरह से स्पेसिफिक इंटरैक्शन होता है। एंड ये जो स्पेसिफिसिटी होती है बिटवीन द बायोमोलिक्यूल, स्पेसिफिसिटी बिटवीन द बायोमोलिक्यूल्स depends on the number of non-covalent interactions formed between two mutual molecules। जैसे कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, इनके बीच में कितना स्ट्रांगली इंटरेक्शन है इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये आपस में कितना स्ट्रांगली बॉन्ड बनाते हैं। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्ट करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है जिससे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। और जितना स्ट्रांगली इंटरेक्शन होगा स्पेसिफिसिटी पर डिपेंड करता है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस के नंबर के ऊपर एंजाइम एंड उसके सबस्ट्रेट के बीच में कितना स्ट्रांगली इंटरैक्शन होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट कितने समय के लिए बनी रहेगी ये डिपेंड करता है स्पेसिफिसिटी के ऊपर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिसिटी होती है या स्ट्रेंथ होती है, तो स्पेसिफिसिटी और वी कैन से स्ट्रेंथ ऑफ इंटरैक्शन between enzyme and their substrate, or we can say between ligand and molecule।
डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट केडी। ठीक है, ये जो इंटरेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, स्पेसिफिसिटी कितनी होगी किसी लिगेंड और उसके मॉलिक्यूल के बीच में या एंजाइम एंड उसके सबस्ट्रेट के बीच में, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट केडी के ऊपर डिपेंड करती है। केडी इज, इसको निकालना हो तो केडी इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। मान लो यहाँ पर हमने कोई एंजाइम लिया, ये इसका सबस्ट्रेट है एंड एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ में इंटरेक्शन दिखा रहा है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे ही कोई लिगेंड है जो अपने एनालाइट या मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ कितना है, केडी के वैल्यू से हम इस स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। केडी के ऊपर ये स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। केडी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स। लिगेंड के लिए हम कहें कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड एंड कंसंट्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई करेंगे एनालाइट के साथ में, एंड कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड एनालाइट ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं केडी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम और concentration of ligand. Kd is directly proportional to the concentration of substrate or concentration of analyte or target protein, and Kd is inversely proportional to the concentration of enzyme substrate transitional complex or inversely proportional to the concentration of ligand and analyte. तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि केडी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिगेंड एंड मॉलिक्यूल के बीच में जो ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, केडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं केडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन। और हम ये भी कह सकते हैं केडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एफिनिटी। ठीक है, तो अगर किसी लिगेंड की उसके एनालाइट के लिए एफिनिटी कम है, इसका मतलब केडी की वैल्यू उस कंडीशन में ज्यादा आएगी। ठीक है, सो लेस द एफिनिटी, एफिनिटी कम है, लेस द एफिनिटी, केडी इज हाई। ठीक है, केडी की वैल्यू हाई आएगी एंड हायर द एफिनिटी, हाई द एफिनिटी, एफिनिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, केडी वैल्यू इज लेस, केडी इज लेस। तो इस तरह से एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में केडी वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर सेपरेशन इज बेस्ड ऑन केडी, सेपरेशन इज बेस्ड ऑन केडी। अगर किसी प्रॉब्लम में आपको केडी की वैल्यू हाई दे रखी है, केडी इज हाई, हाई केडी वैल्यू ये बताती है लेस द एफिनिटी, लेस द एफिनिटी ऑफ लिगेंड विद देयर एनालाइट। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। इसी तरह अगर किसी एक्सपेरिमेंट में आपको केडी की वैल्यू कम दे रखी है, इफ केडी इज लेस, केडी की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब क्या है, हाई द एफिनिटी, हाई द एफिनिटी
of ligand with their analyte। तो यहाँ पर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। KD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ligand and the concentration of analyte, but inversely proportional to the concentration of ligand analyte transitional complex। तो in this type of chromatography हमने क्या किया है, अपना कॉलम तैयार किया। कॉलम तैयार करने के लिए हमने अपने एनालाइट के अकॉर्डिंगली लिगेंड एसोसिएटेड रेजिन बीड्स काम में लिए। रेजिन बीड से कॉलम को हमने फिल कर दिया। हमारा एनालाइट के ऊपर डिपेंड करेगा हमने कौन से रेजिन बीड्स काम में लेने हैं। सैंपल को हमने लोड किया। सैंपल लोड करने के बाद में एनालाइट एंड लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन आपको ध्यान में रखना है, हाईली स्पेसिफाइड बट रिवर्सिबल होता है। ठीक है, एनालाइट कॉलम में रिटेन करेगा। तो फर्स्ट वी रिटेन द एनालाइट इनसाइड द कॉलम। जो इम्प्योरिटीज होंगी, ये इम्प्योरिटीज वॉइड वॉल्यूम में इल्यूट आउट हो जाती हैं। ये हमारी इम्प्योरिटीज इल्यूट आउट हो गई। अब सेकंड हमें क्या करना है कि जो हमारा रिटेन्ड एनालाइट है इसका हमने इल्यूशन करना है। ठीक है, इसको भी हमने बाहर की ओर निकालना है। जस्ट टेक एग्जांपल कि हमने कोई क्रूड सेल एक्सट्रैक्ट लिया है। इस क्रूड सेल एक्सट्रैक्ट में, ठीक है, हमारे को कोई एक स्पेसिफिक एंटीजन को हमने सेपरेट करना है। एग्जांपल लेते हैं हम, कोई हमने क्रूड सेल एक्सट्रैक्ट लिया। इस तरह से क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम लिखी हुई आती है बच्चों, एंड आपको कोई एंटीजन दे रखा है, इसको आपने सेपरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो तो इल्यूट आउट हो जाएंगे, उनकी वॉशिंग हो जाएगी, वॉश्ड आउट हो जाएंगे, वॉश्ड आउट हो जाएंगे वॉइड वॉल्यूम में। ठीक है, एंड ओनली जो हमारा एंटीजन है जो कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज करता है, ये एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन होगा और एंटीजन कॉलम में रिटेन कर लेगा। ठीक है, अब हमने इसको भी वॉश इल्यूट आउट करना है ना, अपने एंटीजन को भी हमने प्यूरिफाइड फॉर्म में ऑब्टेन करना है। सो इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हमारा जो बाउंडेड डिजायर्ड मटेरियल है, बाउंडेड डिजायर्ड एनालाइट और एंटीजन जो भी आपको दे रखा हो प्रॉब्लम में, आर इल्यूटेड बाय स्पेसिफिक मेथड। बाय स्पेसिफिक मेथड, स्पेसिफिक मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम एक कॉम्पिटिटिव लिगेंड को यूज करते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, कॉम्पिटिटिव लिगेंड को हम काम में लेते हैं और हम नॉन स्पेसिफिकली भी इल्यूशन करा सकते हैं। नॉन स्पेसिफिकली मेथड में पीएच चेंज कर सकते हैं और आयनिक स्ट्रेंथ बफर की चेंज कर लेते हैं और हम बफर की पोलैरिटी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप जो कि हमारे टारगेट प्रोटीन के इल्यूशन का होता है, उसके लिए हम दो मेथड काम में ले सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे एनालाइट के ऊपर, हम स्पेसिफिकली भी
इल्यूशन करा सकते हैं। स्पेसिफिक इल्यूशन के लिए हम कोई कॉम्पिटिटिव लिगेंड को अपने बफर में मिलाकर हम लोड करेंगे, इल्यूशन कराएंगे। एंड नॉन स्पेसिफिकली कराने के लिए हम बफर की पीएच को चेंज कर सकते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, या फिर बफर सॉल्यूशन की पोलैरिटी को भी चेंज करके हम टारगेट प्रोटीन का इल्यूशन करा सकते हैं। एंड कॉलम से हमारा टारगेट प्रोटीन को हम बाहर इल्यूट आउट कराते हैं। पीएच का क्या इम्पैक्ट होता है, आयनिक स्ट्रेंथ से हम किस तरह से अपने टारगेट प्रोटीन का इल्यूशन करा सकते हैं, इसको बच्चों हमने आयनिक क्रोमेटोग्राफी में, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो की लिंक दे रखे हैं, आप वहां पर जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। हियर इज अ टेबल विच इज शोइंग लिगेंड एंड देयर कंडीशन। इसको आप याद कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। लिगेंड हमारा एंटीजेनिक पेप्टाइड किस कंडीशन में होगा, अगर हमारा टारगेट प्रोटीन कोई एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, और इसका इल्यूशन कराना है तो हम फ्री पेप्टाइड बफर सॉल्यूशन को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है निकिल +2 या कोबाल्ट +2 लिगेंड। टारगेट प्रोटीन हमारा पॉलीहिस्टिडीन टैग्ड प्रोटीन कोई हो सकता है, एंड इल्यूशन के लिए इमिडाजोल या फ्री हिस्टिडीन। फ्लैग टैग प्रोटीन, इसके लिए हम फ्लैग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज काम में लेंगे, एंड इल्यूशन के लिए फ्लैग पेप्टाइड और लो पीएच बफर सॉल्यूशन। जीएसटी टैग्ड प्रोटीन रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन, एंड इल्यूशन के लिए फ्री ग्लूटाथियोन हम काम में ले सकते हैं। मिक टैग प्रोटीन, इसके लिए मिक स्पेसिफिक एंटीबॉडी काम में लेंगे एज ए लिगेंड, एंड इल्यूशन के लिए लो पीएच एंटीबॉडी। क्लास स्पेसिफिक एंटीबॉडी होने पर हमारा जो लिगेंड होगा प्रोटीन ए, जी और एल और प्रोटामीन, एंड एक्सट्रीम इन पीएच। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होने पर हिपेरिन और हाई आयनिक स्ट्रेंथ वाला बफर सॉल्यूशन हम काम में लेते हैं। ये एक और टेबल है लिगेंड एंड टारगेट प्रोटीन के लिए। लिगेंड और उसके टारगेट प्रोटीन को स्टूडेंट्स आप याद कर लेना, क्योंकि इसको नेट सेक्शन बी में आपसे पूछा जा सकता है। पेयरिंग वाले क्वेश्चंस इसके ऊपर बन जाते हैं। 5-AMP NAD+ डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेस, 2,5-ADP NADP+ डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेस, एविडीन, बायोटीन कंटेनिंग एंजाइम्स और बायोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, प्रोटीन ए एंड प्रोटीन जी, इम्यूनोग्लोब्युलिन, कॉन्केनेवेलिन ए, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लूकोज, पॉली ए, पॉली यू मैसेंजर RNA, लाइसिन, राइबोसोमल RNA, सिबारकोन ब्लू F3GA, NADP+ containing dehydrogenase, lectin, glycoprotein, heparin, DNA binding site proteins. So these are some important ligands and their target proteins. So today students we discuss about affinity chromatography. What is affinity chromatography? Principle of affinity chromatography. Next class में हम applications of affinity chromatography इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके नेट सेक्शन बी में पूछ लिए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।